Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि परिवार का मतलब बस वो लोग हैं जो खून के रिश्ते से जुड़े हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्राथमिक कक्षा की एक किताब इस पूरी परिभाषा को एकदम बदल रही है, तो आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर गहन विश्लेषण करने वाले हैं जो मुख्य रूप से KVS PRT टियर 2 परीक्षा के EVS यानी पर्यावरण अध्ययन और पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और इसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। हाँ, और हमारे पास आज एक एजुकेशनल वीडियो के बहुत ही डिटेल्ड स्लाइड नोट्स हैं। और इन नोट्स को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ना, वो ये है कि ये सिर्फ एग्जाम पास करने की कोई गाइड नहीं है। ये एक्चुअली में समझाते हैं कि बच्चों का सामाजिक विकास ग्राउंड लेवल पर होता कैसे है। बिल्कुल, और हमारा मिशन भी आज यही समझना है कि आखिर क्यों इस एक छोटे से चैप्टर को प्राइमरी लेवल पर सोशल स्टडीज पढ़ाने का मेन बेस माना जाता है। अक्सर हम लोग EVS को सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों तक लिमिटेड मान लेते हैं, पर इन नोट्स में डीप डाइव करने पर पता चलता है कि अप्रोच बहुत ब्रॉड है। मतलब आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे ये चैप्टर बच्चों के दिमाग में समाज, रिश्तों और यहाँ तक कि जेंडर इक्वालिटी जैसी कॉम्प्लेक्स बातों की फाउंडेशन रखता है। सही कहा आपने, ये सिर्फ एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक पूरी जनरेशन की सोच को आकार देने का एक बहुत ही वेल प्लान्ड ब्लूप्रिंट है। और यही बात इस टॉपिक को इतना रेलेवेंट बनाती है। नोट्स के शुरुआती हिस्से में ही बहुत क्लियरली बताया गया है कि परिवार और मित्र हमारे जीवन के दो सबसे मेन पिलर्स हैं। एक बच्चा अपने लाइफ के पहले सोशल वैल्यूज अपने परिवार से ही सीखता है। राइट, पर अगर हम स्पेसिफिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो एक बहुत ही काम का एग्जाम शॉर्टकट यहाँ सामने आता है। आमतौर पर जब हम परिवार सोचते हैं तो दिमाग में ब्लड रिलेशंस या शादी का बंधन आता है, लेकिन इन नोट्स के हिसाब से परिवार में अडॉप्टेड किड्स यानी गोद लिए गए बच्चे और यहाँ तक कि पालतू जानवर पेट्स भी शामिल होते हैं। अब आम जिंदगी में तो ये ठीक लगता है, पर क्या एग्जाम लेवल पर सच में पेट्स को फैमिली के बराबर का दर्जा दिया जाता है KVS में? तो एग्जैक्टली, और यहीं पर आकर कई कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। देखिए, इसको सोशियोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के लेंस से समझिए। ये एक्सटेंडेड कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट है। एक 8 या 9 साल के बच्चे के लिए उसका घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं है, ये एक सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर से सिर्फ खून के रिश्तेदार ही नहीं जुड़े हैं, पेरेंट्स के थ्रू बच्चा मौसी, चाचा इन सब से जुड़ता है, और पड़ोसी, नेबर्स जिन्हें बच्चा रोज देखता है, वो भी उसकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इसका मतलब बच्चे का एनवायरनमेंट ही उसकी फैमिली डिफाइन करता है। बिल्कुल। और जहां तक पालतू जानवरों की बात है, EVS पेडागोजी का ये एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक टीचर के तौर पर आपको ये समझना होगा कि जानवरों को कभी भी सिर्फ एक रिसोर्स यानी उपयोग की वस्तु नहीं मानना चाहिए। उन्हें फैमिली का हिस्सा और इमोशंस वाले लिविंग बीइंग्स मानना ही एग्जाम में करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि बच्चा उनके साथ वैसा ही इमोशनल कनेक्शन फील करता है जैसा इंसानों के साथ। ये एक बहुत बड़ा रैंक बूस्टर पॉइंट है एग्जाम के लिए। ये बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है। मतलब ये सिर्फ एनिमल्स के प्रति दया दिखाने की बात नहीं है, ये बच्चे के उस सोशल सर्कल को वैलिडेट करने की बात है जिसमें वो एक्चुअली रह रहा है। और इसी से मुझे नोट्स में दी गई एक केस स्टडी याद आ रही है, बेला का परिवार। बेला एक जॉइंट फैमिली में रहती है और नोट्स में उसके 8 फैमिली मेंबर्स को याद रखने की एक बड़ी मजेदार मेमोरी ट्रिक दी गई है, दादा पीमा बाबे बीशी। हाँ, ये ट्रिक बहुत इफेक्टिव है ना? यानी दादाजी, दादी जी, पिता माता, बंकू, बेला, बिशु और शिरू जो उनका कुत्ता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या टीचर्स को ऐसी ट्रिक्स रटने की जरूरत पड़ती है? मतलब 8 साल के बच्चों के लिए बनाए गए इस फ्रेमवर्क का एक टीचर के लिए एग्जाम में क्या यूज है? यहाँ कैच है, वो ट्रिक सिर्फ नाम रटने के लिए नहीं है। असल में ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर को बच्चों के दिमाग में स्टैब्लिश करने का तरीका है। जब हम कहानी की डिटेल्स में जाते हैं तो देखते हैं कि बारिश के दिनों में घर यानी शेल्टर के अंदर माँ और दादी जी पकौड़े बना रही हैं और बाहर गार्डन में सब खेल रहे हैं। ये सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है, पर यहाँ एक बहुत डीप पेडागोजिकल एम छिपा है। कैसे एम? जो डायरेक्टली जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लैंगिक रूढ़िवादी सोच को तोड़ने से जुड़ा है।
कहानी में इंटेंशनली ये दिखाया गया है कि बेला के पिता बाहर के काम के साथ साथ घर के कामों में भी माँ की मदद करते हैं। एनसीईआरटी की प्राइमरी बुक्स में पिता को डोमेस्टिक चोर्स करते हुए दिखाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ताकि बच्चों के दिमाग में शुरू से ही ये सेट हो जाए कि घर का काम किसी एक जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पॉइंट सच में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सोचें तो क्या ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं हो जाता? किताबों में पिता को काम करते दिखाना ठीक है, पर रियलिटी में कई बच्चे अपने घरों में ऐसा माहौल नहीं देखते। तो क्या ये टेक्स्ट बुक नॉलेज और रियल लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता? करता है, और पेडागोजी में इस कॉन्फ्लिक्ट को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और सच कहूं तो एजुकेशन का एक बड़ा पर्पस यही है। जब बच्चा अपनी बुक में देखता है कि बंकू भैया सब्जियां काटने में मदद कर रहे हैं और पिता घर का काम कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है। वो अपने आसपास के माहौल को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। अच्छा, मतलब हम उन्हें फोर्स नहीं कर रहे। एग्जैक्टली हम उन्हें डायरेक्टली कोई लेक्चर नहीं दे रहे कि इक्वालिटी होनी चाहिए। हम बस उनके सामने एक नया नॉर्मल प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और जो सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसकी फाउंडेशन को कंप्लीटली वीक कर देती है। ये अप्रोच वाकई बहुत पावरफुल है। हम सिर्फ सिलेबस नहीं कवर कर रहे हैं, हम एक तरह से सोच को रीवायर कर रहे हैं। और इस केस स्टडी में जो वो डॉग है शीरू, उसका मेंशन भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं कि बेला और बैंकू कभी शीरू को चोट नहीं पहुंचाते और अपना खाना उसके साथ शेयर करते हैं। तो जानवरों के प्रति ये जो कंपैशन है, ये बस अच्छी आदतें नहीं है। हाँ, ये ईवीएस का एक कोर कॉन्सेप्ट है। बच्चों को ये सिखाना कि जानवरों के साथ अच्छा बिहेव क्यों करना चाहिए, इसका आम आंसर लोग देते हैं कि ये गुड मैनर्स हैं। पर इसका ट्रू साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि बच्चा ये समझे कि जानवर भी हमारी तरह पेन और लव फील कर सकते हैं। जब बच्चा एक एनिमल के लिए सिंपैथी डेवलप करता है तो एक्चुअली वो अपनी एम्पैथी ग्रो कर रहा होता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्षमता। और यही एम्पैथी आगे चलकर उसे इंसानों के प्रति भी सेंसिटिव और कोऑपरेटिव बनाती है। राइट। और ये सारी बेसिक एजुकेशन और सेंसिटिविटी स्टार्ट कहाँ से होती है? परिवार से। नोट्स के नेक्स्ट सेक्शन में बिल्कुल इसी पर जोर दिया गया है कि फैमिली हमारा पहला स्कूल, द फर्स्ट स्कूल होता है। बेला की फैमिली में भी हम यही देखते हैं कि दादी जी बच्चों को बारिश के गाने सिखा रही हैं, दादाजी उन्हें पुराने गेम्स और गार्डनिंग सिखा रहे हैं। ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, कहाँ बड़ों से छोटों की तरफ नॉलेज पास हो रही है। पर यहाँ इन नोट्स में एक बहुत ही ब्रिलियंट पेडागोजिकल ट्विस्ट है जो इस पूरे ट्रेडिशनल टॉप डाउन लर्निंग मॉडल को चैलेंज करता है। वो कैसे? आमतौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में यह माना जाता है कि सीखना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी सिर्फ बड़े ही छोटों को सिखा सकते हैं। लेकिन स्लाइड नोट्स क्लियर करते हैं कि लर्निंग वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसको म्यूचुअल लर्निंग या पारस्परिक सीख कहा गया है। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जहां बेला की फ्रेंड मुन्नी, जो कि एज में छोटी है, वो बेला को सूखे फूलों से रंगोली बनाना सिखाती है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि छोटे भी बड़ों को सिखा सकते हैं। ओह वाओ, ये एक ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप के लिए बहुत बड़ा लेसन है, जहां जनरली बस टीचर को ही एब्सोल्यूट नॉलेज का सोर्स मान लिया जाता है। और अगर हम रिश्तों की समझ की बात करें तो नोट्स में रिलेटिव्स को भी अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, मैटरनल और पैटर्नल। जैसे माँ की तरफ से नाना नानी, मामा मामी, और पिता की तरफ से दादा दादी। पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक मैच द फॉलोइंग टिप दी गई है कुसुम मौसी के बारे में। हाँ, कुसुम मौसी, ये इंटरेस्टिंग केस है। बिल्कुल, वो एक्चुअली बेला की माँ की एक क्लोज फ्रेंड है, पर उन्हें घर में एक बहन या रिलेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल सकती है। यही तो इंक्लूसिविटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बच्चा जब सोसाइटी को देखता है तो वो रियल रिलेटिव्स और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के बीच कोई बाउंड्री नहीं बनाता। और एक बच्चे के फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट में एक और बहुत बड़ी चीज रोल प्ले करती है, और वो है खेल। नोट्स में क्लियरली इंडोर और आउटडोर गेम्स को डिवाइड किया गया है। जैसे इंडोर में हाइड एंड सीक, पीकाबू, स्नेक्स एंड लैडर्स, और आउटडोर में पिट्ठू का जिक्र है जो बेला पार्क में खेलती है। अब खेलना तो सबको पसंद है, पर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड एंड सीक या पिट्ठू जैसे खेलों का असली साइकोलॉजिकल एम क्या है? क्या ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिजिकल डेवलपमेंट से बहुत आगे की चीज है। देखिए, हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस सिखाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज या इंसान आपके सामने नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया है। वो वापस आएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर जो सेपरेशन एंजाइटी होती है उसे कम करता है। और दूसरी तरफ जब बच्चे पिट्ठू या 7 स्टोन्स खेलते हैं तो वो टीम बिल्डिंग सीखते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये बेसिकली सोसाइटी में फंक्शन करने का एक मिनी सिमुलेशन है। ये तो एकदम नया पर्सपेक्टिव है गेम्स को देखने का। और शायद जब बच्चे इस तरह साथ खेलते हैं और फैमिली में इंटरैक्ट करते हैं तभी वो कोर वैल्यूज ग्रास्प करते हैं। नोट्स में इन फैमिली वैल्यूज को एग्जाम के लिए याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है, प्यार देख साहसम करूं। हाँ, ये 5 एसेंशियल पिलर्स हैं किसी भी हेल्दी सोसाइटी के। अगर मैं इसे इलैबोरेट करूं तो पहला है प्यार यानी इमोशनल बॉन्ड। दूसरा है देख यानी देखभाल, एक दूसरे की नीड समझना। तीसरा है सहा यानी सहयोग, जैसे घर के कामों में हाथ बटाना। चौथा है सम यानी सम्मान, बड़ों की और एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना। और आखिरी है करू यानी करुणा या कंपैशन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने शीरू द डॉग वाले केस में देखा। सही कहा। पर अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है माइंड में। ये सब थियोरीज, ट्रिक्स और वैल्यूज सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक एक्चुअल क्लासरूम में जहाँ अलग-अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वहाँ एक टीचर इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेगा? यहीं पर एक टीचर का रियल टेस्ट होता है और नोट्स के क्लासरूम एप्लीकेशन वाले सेक्शन में इसका सीधा जवाब दिया गया है। सबसे प्राइमरी स्ट्रैटेजी है बच्चों से फैमिली ट्री यानी रिश्तों का पेड़ बनाना। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी नहीं है। ये बच्चों को अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को विजुअली समझने का मौका देती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जैसे वो सूखे फूलों की रंगोली बनाना जो उन्हें नेचर के क्लोज ले जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रिटिकल स्ट्रैटेजी है वो है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी से आपका मतलब यहाँ क्लासरूम्स में अलग-अलग तरह की फैमिलीज को एक्सेप्ट करने से है? एग्जैक्टली। जब एक टीचर फैमिली टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसे हमेशा माइंड में रखना होगा कि क्लास में बैठे सभी बच्चे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली से नहीं आते हैं। कुछ बच्चे न्यूक्लियर फैमिली से होंगे जहां सिर्फ सिंगल पेरेंट हो सकता है, कुछ ऑर्फन्ड हो सकते हैं या अडॉप्टेड हो सकते हैं। अगर टीचर सिर्फ एक सो कॉल्ड आइडियल फैमिली की पिक्चर पेंट करेगा तो बाकी बच्चे क्लास में एलियनेटेड फील करेंगे। इसलिए अलग अलग पारिवारिक ढांचों पर ओपन डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों में एक्सेप्टेंस आती है कि हर फैमिली अलग हो सकती है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी पॉइंट है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो अनजाने में ही बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। और जो लोग केवीएस की तैयारी करें उनके लिए इन नोट्स में एक पूरा सेक्शन कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स पर डेडिकेटेड है, क्योंकि लोग थ्योरी समझ लेते हैं पर एमसीक्यूज में आकर गलती कर देते हैं। नोट्स हाईलाइट करते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि फैमिली में सिर्फ खून के रिश्तेदार आते हैं। दूसरी गलती कि सभी फैमिली स्ट्रक्चर्स एक जैसे होते हैं। और तीसरी, जो हमने ऑलरेडी कवर की, कि सिर्फ अडल्ट्स ही बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसी के साथ वो केवीएस रैंक बूस्टर ट्रिक आती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम चेंजर है। जब आप पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नोट्स एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि इंग्लिश का वर्ड ओनली या हिंदी में केवल ये अक्सर एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। नेगेटिव टैग वर्ड मतलब जहां ये वर्ड दिखे वो ऑप्शन गलत होगा। मोस्टली हाँ। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं या परिवार में केवल पेरेंट्स आते हैं, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कभी रिजिड नहीं होती, वो बहुत फ्लेक्सिबल और ब्रॉड होती है। अच्छा, तो एग्जाम सेटर्स जानबूझकर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते ताकि नैरो सोच वाले कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट किया जा सके। एकदम सही पकड़ा आपने। इसलिए कैंडिडेट्स को हमेशा उन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स हों, जैसे एक्टिविटी बेस्ड, रियल लाइफ कनेक्शन, सहयोग, कंपैशन और सबसे बढ़कर डाइवर्सिटी का सम्मान यानी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जो टीचर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सकता है वही एक मॉडर्न क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। यही एमसीक्यूज में सही आंसर तक पहुंचने की साइकोलॉजिकल चाबी है। ब्रिलियंट। तो अगर हम इस डीप डाइव के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ रखें तो क्लियर होता है कि ये फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला चैप्टर सिर्फ रिश्तों के नाम रटने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। हमने बेला की फैमिली से देखा कि घर एक बच्चे का पहला स्कूल है जहां वो भाषा के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंपैशन सीखता है।
खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि उनके कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स का वर्कआउट है। और एक टीचर को अपनी क्लास में हर तरह के फैमिली स्ट्रक्चर का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है इस पूरे सोर्स का सबसे खूबसूरत टेकअवे ये है कि हर परिवार का आकार और परंपरा अलग हो सकती है, पर हर परिवार प्यार का हकदार होता है। ये सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का पॉइंट नहीं है, ये सोसाइटी को बेहतर बनाने का एक थॉट है। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ इस बात से। और इस चर्चा को रैप अप करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही डीप थॉट आ रहा है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। हमने लगातार ये डिस्कस किया कि बचपन में जो परिवार मिलता है वो हमारा पहला स्कूल है जो हमारी वैल्यू सेट करता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने एक नया सोशल सर्कल बनाते हैं। हम अपना परिवार खुद चुनते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हमारे लाइफ पार्टनर। तो सोचिए, क्या ये हमारा चुनावा परिवार हमारी लाइफ की एक यूनिवर्सिटी की तरह काम नहीं करता? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक यूनिवर्सिटी जो शायद पहले स्कूल की बातों को क्वेश्चन करना सिखाती है। एग्जैक्टली ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां बचपन में सीखी गई पुरानी रूढ़िवादी सोच और रिजिड बिलीव्स को सच में चैलेंज मिलता है। तो सवाल ये है कि उस पहले स्कूल से लेकर हमारे इस चुने हुए रिश्तों की यूनिवर्सिटी तक क्या एक दूसरे से सीखने और खुद को अनलर्न करके बदलने की ये प्रोसेस कभी रुकती है, या हम लाइफ लॉन्ग अपने हर नए और पुराने रिश्ते में एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट बने रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिलेबस से बाहर निकालकर अपनी खुद की लाइफ और अपने रिलेशंस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।